अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज़ तेलंगाना की तरक्की के लिए पाबंद अहद है और तेलंगाना जनूबी हिंद का गेटवे है। वज़ीर आज़म ने अपने दो रोज़ा तेलंगाना के दौरे के हिस्से के तौर पर ज़िले संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। उनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के जैसे मुतअद्दिद अहम शोबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहरा के 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 2 कौमी शाहरा के प्रोजेक्टों का जिनका वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, उनमें कौमी शाहरा 161 के 40 किलोमीटर तवील कुंडी ता रामसानपल्ली सेक्शन को 4 लेन में बनाना शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था, वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे। मैं इसी भावना पर चलता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको और सभी तेलंगाना वासियों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज तेलंगाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बदउनवानी को बेनकाब करने पर उन पर तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा कि खानदानी राज चलाने वालों में काफ़ी ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में बीजेपी की विजय संकल्प सभा से खिताब करते हुए रिमार्क किया कि खानदानी जमातों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुकूमत की है। जहां वो पार्टियां हैं, खानदान खुशहाल हुए हैं। क्या उनके पास लूट मार का कोई लाइसेंस है? ये कहते हुए कि विरासत की सियासत की मुखालिफत करने वाली खानदानी जमातें बासलाहियत अफराद के साथ गैर मुनसिफाना सलूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मौके नहीं मिल रहे हैं। हम आपके एहसासात और एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी तेलंगाना के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह भी कराना चाहता हूं। तेलंगाना में बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं। एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है, वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे। लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। घोटाला बंधन है उनका।
गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए, बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे। लूटे कि नहीं लूटे? लूटे कि नहीं लूटे? लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई? चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर हैदराबाद के सिकंदराबाद में वाक़े उज्जैन महाकाली मंदिर के दर्शन किए, वहां खुसूसी पूजा की। रियासत के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी मंगल की सुबह महाकाली मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वहां से वो संगारेड्डी जिले के दौरे पर रवाना हुए, जहां उन्होंने कई तरक्याती कामों का आगाज किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे हैवानियात, डेयरी डेवलपमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में वज़ीर आला ने हुक्काम को मछलियां और भेड़ बकरियों की तकसीम की स्कीमों में लेन देन पर चौकसी और एनफोर्समेंट इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि स्कीमों के आगाज से लेकर अब तक होने वाले लेन देन की मुकम्मल तहकीकात की जाए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकसी और निफाज की इब्तदाई रिपोर्ट ACB को पेश करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मंगल को सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोलाराम में डाइट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में हैदराबाद के कलेक्टर अंदीप द्रास्टी, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, DO और दीगर ओहदेदार समेत कई मौजूदीन ने शिरकत की। इफ्तिताह के दौरान वज़ीर पूनम प्रभाकर ने डाइट कॉलेज एकेडमिक ब्लॉक की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर 4 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया गया। रियासती वज़ीर ने नेशनल काउंसिल की तरफ से डाइट कॉलेज की रिकग्निशन ख़त्म करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से अपने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सवाल किया कि इस नुकसान के बारे में हुकूमत को क्यों अलर्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक मुतालिका हुक्काम के साथ बातचीत शुरू की जाए और इस पूरे मामले में फौरी कार्रवाई की जाए। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ నగరంలో రాబోయే కాలంలో ఎక్కడ కూడా త్రాగునీటికి ఇబ్బంది రావద్దని, రాబోయే వర్షాకాలానికి సంబంధించి కూడా వర్షం అధికంగా పడ్డప్పటికి కూడా కాలనీలు మునిగి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కూడా జరగకుండా ఉండాలని ముందుగానే తగిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా సంబంధిత అధికారులందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. ఎక్కడైనా ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, నీటి ఎద్దడికి సంబంధించిన ఇష్యూ ఉన్నా లేదా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రాబోయే కాలంలో ఎక్కడైనా వరదలు వస్తే కాలనీలు మునుగుతాయి. గతంలో కాలనీలు మునిగిన దగ్గర ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోలేదు, ఏర్పాట్లు చేయలేదని ఉంటే దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి చెమ్మని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. వాటన్నింటినీ వీలైనంత తొందరగా
పరిష్కారం చేసుకొని హైదరాబాద్ ఇటు నీటి ఎద్దడితో కానీ అదేవిధంగా రాబోయే కాలం లోపల ఖాళీలను మునిగేటువంటి అవకాశం లేకుండా చేయాలని बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज सेक्रेटेरिएट में चेवल्ला के रुकन असम्बली काले यादैया ने वज़ीर आला से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि उन दोनों कायदीन के बीच क्या बात हुई। कांग्रेस के सीनियर कायद ताहिर बिन हमदान ने आज सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर शेख लियाकत हुसैन और दीगर आला ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज ये जो अमल हो रहा है सदर मोहतरम जनाब ताहिर बिन हमदान साहब सदर हुसैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी आज जायज़ा ले रहे हैं। अल्लाह इनको उर्दू एकेडमी की सही खिदमत करने की तौफीक दे। चार्ज लेने के बाद हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर जो डायनामिक पर्सन खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे ज़िले के जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए भोदन और शब्बीर भाई, माइनॉरिटी SC ST BC के एडवाइज़र महेश कुमार गौड़, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी, हमारे रूरल के MLA, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज सोनिया गांधी जी और हमारे स्टेट के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम सब यहाँ पर तीनों जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर आवाम में जाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, आज कांग्रेस पार्टी रिकॉग्नाइज कर हमको ये ओहदा दिए। हम आप सबका खुसूसन उर्दू से जो ताल्लुक़ रखते उन सब का एडवाइस लेकर हमारे लिमिट्स में जो है उसके पूरे प्रोग्राम्स आपको बताते हुए आवाम में लेके जाएंगे। और आज तेलंगाना रियासत में 6 गारंटी के साथ जो हम आवाम में जा रहे, आवाम की तरफ से मकबूलियत मिल रही, उस मकबूलियत को हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि आवाम की खिदमत करने का जो मौका हमें दिया गया और मौके में खुसूस बीआरएस पार्टी ने महबूबनगर पार्लिमानी हलके से मुकाबला करने वाले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने कल 4 लोकसभा नशिस्तों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया था। ताज़ा तौर पर एक और उम्मीदवार के नाम को खतियत दे दी गई है। केसीआर ने महबूबनगर के MP उम्मीदवार के तौर पर सिटिंग MP श्रीनिवास रेड्डी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने महबूबनगर और नागर कर्नूल पार्लिमानी हलकों के कायदीन के साथ तलब करदा इजलास में इस बात का फैसला किया। साल 2019 के इंतखाबात में मन्ने श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस की जानिब से महबूबनगर हलके से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस और बीएसपी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा नज़रियाती अख्तिलाफ नहीं है। दलित बंधु समेत बहुत से प्रोग्रामों को नाफिज किया गया था। बीएसपी क़यादत की इजाज़त भी ली गई है। नशिस्तों और तरीक़ेकार का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि वो बहुत जल्द मायावती से बात करेंगे। वहीं ज़राए से इस बात का पता चला है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी नागर कर्नूल की सीट बहुजन समाज पार्टी को दे सकती है। वहीं बीएसपी के रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने कहा कि केसीआर से मिलकर खुशी हुई। मुल्क में सेकुलरिज्म खतरे में है, बीजेपी गलत काम कर रही है और केसीआर ही एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मुसलसल सेकुलरिज्म का दिफा किया है और फिलहाल कांग्रेस भी बीजेपी जैसा ही सलूक कर रही है। మాట్లాడింది అక్కడి నుంచి వారి అనుమతి తీసుకొని మేము చర్చలు చేసిన తర్వాత కలిసి పని చేయాలని చెప్పి స్థూలంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం. పని చేస్తాం కూడా. మిగతా విషయాలు మీకు కావాల్సిన లెక్కలన్నీ రేపు చెప్తాం.
అంటే సీట్ల మీద ఏం క్లారిటీ లేదా సార్? వాళ్ళు ఎన్ని పోటీ చేస్తారు? రేపు అనుకుంటాం కానీ ఈరోజు స్థూలంగా ఇది అయిపోయింది. బేసికల్గా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది అయింది. తప్పకుండా కొన్ని సీట్లు వాళ్ళు పోటీ చేయాల్సిందే, కొన్ని సీట్లు మేము పోటీ చేయాల్సిందే. ఒకసారి అలయన్స్ అనుకున్న తర్వాత గౌరవప్రదంగానే ఉంటుంది కదా. సో వీళ్ళు తెలియదు ఒకటైతే తెలియదు సార్, నాగర్ కర్నూలు నుంచి వాళ్ళు పోటీ ఎందుకు పెద్దపల్లి నుంచి చేద్దా మనం ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసినాం. స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ వరంగల్ నుంచి చేద్దా ఎక్కడేం చేయొచ్చు, దానికే ఉంటుంది. జనరల్ సీట్లు కూడా చేయొచ్చు, జనరల్ సీట్లు కూడా చేయొచ్చు. సార్ మాయావతి గారు మాట్లాడారు. నేను ఇంకా తనతో మాట్లాడలేదు. ప్రవీణ్ గారు మాట్లాడి ఓకే చేసుకొని మళ్ళీ నాతో మాట్లాడారు. నేను రేపట్ల మాట్లాడతాను. పాత పరిచయం ఇంకా ఇతర పార్టీలు ఏమన్నా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉందా? చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. నేను సస్పెన్స్ ఉంది కదా మనకి ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సార్. మోడీ టూర్ పై ఈరోజు తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ కేసీఆర్ గారిని కలిసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి ఈ తెలంగాణనే కాదు యావత్ భారతదేశం కూడా ఈరోజు లౌకికత్వం అంటే సెక్యులరిజం, లౌకికత్వం ప్రమాదంలో ఉన్నది. మరి భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా పెద్ద ఎత్తున కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నది దేశాన్ని చిన్నభిన్నం చేయడం కోసం. మరి పూర్తిగా రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలనే కుట్ర చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ పరిస్థితుల్లో మరి సెక్యులర్ పార్టీ అయినా మరి సెక్యులర్ భావాలు కలిగి సెక్యులరిజాన్ని నిరంతరం కాపాడిన మరి భారతీయ రాష్ట్ర సమితి వారు మరి నేను బెంజీ మాయావతి గారి ఆశీస్సులతోని మరి వారిని కూడా కలవడం జరిగింది. साबिक़ रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से गनमैन फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए अदालत में दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। श्रीनिवास गौड़ ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए दरखास्त की थी कि उन्हें 4+4 सिक्योरिटी फराहम की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा लाहिक है। अदालत ने कहा कि हर एक को सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं है। अदालत ने श्रीनिवास गौड़ को गनमैनों की ज़रूरत या नहीं इस मामले की जानकारी देने की डीजीपी को हिदायत दी। इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इस मुकदमे की आइंदा समाअत 19 मार्च को होगी। डीएससी 2008 के उम्मीदवार हैदराबाद के प्रजा भवन पहुंचे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी मदद की ख्वाहिश की। प्रजावाणी प्रोग्राम के पेश नज़र रियासत भर से 300 से ज़्यादा उम्मीदवार प्रजा भवन पहुंचे। उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे और वो मुलाजिमत की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हाईकोर्ट ने मुलाजिमतें फराहम करने का हुक्म जारी किया था और माजी में रेवंत रेड्डी ने भी उनसे वादा किया था। उनका कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 3 माह के अंदर 30,000 अफराद को मुलाजिमतों के तकर्रुरनामे हवाले किए, उनकी भी मदद की जाए। निज़ाम कॉलेज के तलबा ने मंगल को अपने हॉस्टल में खाने के नाकिस मियार की शिकायत करते हुए एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि वो गुज़िश्ता 2 माह से मुतअद्दिद शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। एहतजाज के दौरान तलबा ने चावल के मियार को तनकीद का निशाना बनाया, जिसे उन्होंने पत्थर की तरह सख्त करार दिया और सालन जो उनके बकौल पानी के शोरबे की तरह है। तलबा ने खाने के मियार में फौरी तब्दीली का मुतालबा किया और मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत विशाखापट्टनम बनेगा। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो वज़ीर आला का हलफ भी लेंगे और इंतखाबात के बाद भी विशाखापट्टनम में ही कायम रहेंगे। I am assuring you, we have court cases going on, we have too many people trying to oppose everything. But I am assuring you,
post-election, my stay would be in Vizag. In fact, my swearing-in ceremony also would be in Vizag. This is my commitment to Vizag. रियासत तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले वरंगल के काजीपेट रेलवे स्टेशन में माल बरदार ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इतला दी गई। फायर इंजनों ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर आग बुझाई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मुज़दाक़ पीर को तेलंगाना के वनपर्ती ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में जहां एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे, वहीं इस हादसे में एक 8 साल लड़की समीरा करिश्माती तौर पर बग़ैर किसी ज़ख्म के महफूज रह गई। कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम ख़ानदान के 11 अफराद हैदराबाद में इतवार की रात एक शादी में शिरकत के बाद बेल्लारी वापस हो रहे थे कि पीर की अवलीन सातों में उनकी कार दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए और कार में सवार दीगर 6 अफराद में 5 जख्मी हो गए। लेकिन समीरा को कोई चोट नहीं आई। हादसे में कार इस कदर तबाह हो गई थी कि नाशों को निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन इस कार में समीरा महफूज रह गई। तहम मासूम हादसे के बाद सकते में आ गई है। तेलंगाना में रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में एक ड्राइवर कैबिन में फंस गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट में बाईपास रोड पर यू टर्न लेने वाली लॉरी से डीसीएम की टक्कर हो गई। हादसा इस कदर खौफनाक था कि डीसीएम ड्राइवर कैबिन में फंस गया और स्टीयरिंग उसके पेट में धंस गया। ड्राइवर दर्द से तड़प रहा था और रो रहा था। आखिरी इत्तलात मिलने तक ड्राइवर को कैबिन से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही थी। तेलंगाना के वरंगल जिले में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 3 नौजवानों की मौत हो गई और एक जख्मी बताया गया। यह हादसा कल मोतिया तांडा में पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त देवेंद्र, रवि और सुनील के तौर पर की गई। झुलस जाने वाले नौजवानों को इलाज के लिए वरंगल के एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि मंगल को दुर्गम्मा त्योहार के इंतजामात के दौरान ये नौजवान इलेक्ट्रिक शॉक से झुलस गए। इस वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसानों में इंसानियत दम तोड़ रही है। आवाम को कोई परवाह नहीं कि फौजी जवान सड़क पर मर गया है, उसको देखे बगैर नज़रअंदाज किया गया। ज़राए के मुताबिक गोलकुंडा आर्टिलरी सेंटर में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवान कुणाल नारसिंह की आउटर रिंग रोड पर खड़े थे कि एक रेडी मिक्सर ने उन्हें टक्कर मार दी और बगैर रुके वहां से ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। मोटरसाइकिल वालों ने सड़क पर लाश देखी तो भी नहीं रुके, कम से कम उसकी तरफ किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। बहरहाल बहुत देर के बाद किसी ने पुलिस को इत्तला दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक मुकदमे की कार्रवाई को मनसूख कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दरखास्त गुजार नायब वजीर आला शिव कुमार और दीगर के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात जारी रखने के कर्नाटका हाईकोर्ट के अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर यह हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस हुक्म को मनसूख कर दिया जिसमें ईडी को अपनी तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी गई थी। ईडी ने शिव कुमार को समन जारी किया था जिसे उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। ईडी ने 2017 में इनकम टैक्स छापों के दौरान मुबैना तौर पर शिव कुमार से जुड़े दिल्ली के अहाते से तकरीबन 7 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त करने की इत्तला के बाद 2018 में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। कांग्रेस लीडर शिव कुमार को सितंबर 2019 में ईडी के जरिए कई दिनों की पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में उन्हें जमानत दी थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को कहा कि इलेक्शन बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की एक बदउनवान स्कीम थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख करके गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया, लेकिन हुकूमत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर रही है। और खड़गे ने आज कहा कि मोदी हुकूमत इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए अपने मशकूक लेन देन को छिपाने के लिए मुल्क के सबसे बड़े बैंक को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी बॉन्ड्स को मोदी हुकूमत के काला धन सफ़ेद करने के मंसूबे को ही गैर आईनी, गैर कानूनी
और आरटीआई की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मनसूख कर दिया था और एसबीआई को 6 मार्च तक डेटा की तफसीलात पेश करने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इसे लोकसभा इंतखाबात के बाद किया जाए। 24 hours before the SBI country and beyond India, and this SBI needs 5 months to be able to gather data for just 22,217 electoral bonds. Why is the BJP so scared of these names coming out? It's important to remind you of two figures here. Between 2017 and 2023, from the कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आते ही किसानों को कम से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में अपना खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आते ही किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। इस दौरान रियासती कांग्रेस सदर ज्योति पटवारी भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी का मामला उठाते हुए कहा कि मुल्क में तकरीबन 90% लोग पसमानदा तबका, दलित, कबायली और अक़लियती तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की बड़ी कंपनियों की इंतज़ामिया में इस तबके का एक भी फ़र्द नहीं मिलेगा। और ये काफी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं यात्रा में चल रहा होता हूं तो बीजेपी का कोई, जैसे आज बीजेपी के 3-4 झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ मिलाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। भैया आपका नाम क्या है? ये गोकुल जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की रामपुर एमपी एमएलए खुसूसी अदालत से मफरूर करार दिए जाने के बाद साबिक रुकने पार्लियामेंट और फिल्म अदाकारा जयप्रदा अचानक अदालत में पहुंच गई, जहां उन्हें हिरासत में लेकर कटहरे में खड़ा किया गया। जयप्रदा ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो अब हर समात पर ज़ाती तौर पर अदालत में हाजिर रहेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में पेशी के दौरान जयप्रदा की जानिब से अदालत के रूबरू सेहत की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसे कबूल करते हुए अदालत ने 20,000 रुपये के ज़ाती मचलके पर उन्हें मशरूत जमानत दी। जयप्रदा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक 2 मुकदमात में मफरूर करार दी गई थी। सरेंडर के बाद अदालत ने जयप्रदा के खिलाफ जारी करदा वारंट वापस ले लिया। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट की वजह से एलन मस्क की नेटवर्थ में कमी आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ अब $200 बिलियन यानी करीब 16,58,000 करोड़ रुपए है, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ $198 बिलियन यानी करीब 16,41,000 करोड़ रुपए है। वहीं लुई विता मोइट हेंसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड $197 बिलियन 16,33,000 की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। हिंदुस्तान का कोई भी बिलियनर इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल नहीं है। हमास के साथ जारी जंग के दरमियान लेबनान से इजराइल पर दागे गए टैंक शिकन मिसाइल हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। यह हमला इसराइल की शुमाली सरहद के करीब किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों हिंदुस्तानी केरला के रिहायशी हैं। मिसाइल हमला पीर की सुबह 11 बजे इसराइल के इलाके गलीली में हुआ था। बताया जा रहा है कि मिसाइल एक खेत में गिरा, जहां काम करने वाले लोग इसकी जद में आ गए। इस हमले में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी शहरी की शिनाख्त पेटनी मेस्क्वेल के तौर पर की गई है, जो केरला के कोलम का रहने वाला है। रियासत उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला आलू की काश्त के लिए मशहूर है। आलू की सबसे बड़ी मंडी भी इसी ज़िले में है और कहा जाता है कि एशिया की आलू की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से कई कुंटल आलू न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक को भी बरामद किए जाते हैं। इस वक्त खेतों में आलू खोदने का काम जारी है। इसी एक खेत में 2 किलो का आलू देखकर खुद किसान भी हैरान रह गए। पूरा मामला है कि इस मरतबा मेराज नामी किसान ने अपने खेतों में आलू की काश्त की। जब उन्होंने आलू की फसल को निकालने के लिए खुदवाई शुरू की तो कुछ आलू मिले जिनका वजन आधा किलो और बाज़ का 700 ग्राम था। एक आलू 1 किलो से ज़्यादा वजनी निकला। अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 2 किलो है। इत्तला मिलते ही आसपास के किसान भी हैरत से इस आलू को देखने के लिए जमा हो गए।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।